Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brace. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल और बहुत बेहतर कर सकें. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या बॉडी फ्लूइड्स एंड द सर्कुलेशन. आई होप कि वो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. कुछ टॉपिक अगर आपको समझने हैं, अगर वो कुछ टॉपिक छूट गए हैं, वैसे छूटे कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया. A to Z वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है. और अगर उस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे आप बताना, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके. सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा चैप्टर लेके आई हूँ, विच इज़ द एक्सक्रीशन. ठीक है. चैप्टर का नाम एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. ठीक है. अब ये जो पीछे आपको जीआईएफ दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों? देखिए, इसमें बेसिकली ये जो वीडियो चल रहा है इसमें हम फोकस कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर पे. द नेम इज किडनी. ओके. ठीक है. द नेम इज किडनी. तो आपको चैप्टर का नाम नहीं भी पढ़ते तो भी आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है. हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज़ द किडनी. ठीक है. वैसे बॉडी में अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे कि इंटेस्टाइन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वैसे ही आपकी बॉडी में किडनी भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. इंटेस्टाइन आपने कहाँ पढ़ना है? इंटेस्टाइन को आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में. किडनी को आपने कहाँ पढ़ना है? किडनी को आपने पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में. तो आज ये जो कहानी है हम जो शुरू करने वाले हैं ये आपके किडनी के चारों तरफ घूमेगी. ठीक है. तो बेसिकली जब कभी भी हमें यूरिनेशन करना होता है, ठीक है, जब कभी भी हमें हल्का होना होता है तो वी ऑलवेज यूज टू गो इनटू द वॉशरूम और बाथरूम. तो हम अगर ना जाएं तो यूरिनेशन वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय तक वॉलंटरी कंट्रोल होता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, कुछ समय तक वॉलंटरी कंट्रोल होता है. तो कुछ समय तक आप अपना यूरिन होल्ड करके रख सकते हैं. पर अगर आप ये सोचें कि 400 सालों तक अब मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब ये कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है, ये सब चीज़ें आपको आज पढ़नी है. इस चैप्टर पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, किस तरीके से किडनी डैमेज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं. आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि ये जो 2 किडनी हैं अगर ये डैमेज हो जाएं तो हम मर जाएंगे. नहीं, मेडिकल साइंस बच्चों इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं. एक किडनी नहीं तो शरीर एक किडनी पे चलेगा, दोनों किडनी नहीं तो डायलिसिस पे चलेगा, डायलिसिस नहीं तो ट्रांसप्लांटेशन. तो वी हैव सो मेनी वेज. हमारे पास किडनी नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, अपने पास डायलिसिस है, डायलिसिस लगवाइए. उतना पैसा नहीं है, एक बार ट्रांसप्लांट करा लीजिए, कम से कम 25-30 साल तो जीवन जी ही सकते हैं. अब अगर आप ये सोचे मैडम 25-30 साल क्यों, हम क्या पूरा जीवन नहीं जी सकते? अब बेटा ओरिजिनल जो है तो ओरिजिनल ही होता है, फोटोकॉपी ही होता है. तो ये चीज़ अपने को नहीं भूलना है. ठीक है. सो इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी कि बेसिकली आप यूरिन मतलब लिक्विड को कैसे एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से. इट इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस बच्चों, बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोसेस है. आपको खुद समझ में आता होगा कि जिस दिन आप पानी नहीं पीते हैं उस दिन आपके पेट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में कितनी ज़्यादा जो है बर्निंग सेंसेशन, कितनी ज़्यादा जलन होती है. ठीक है. तो पानी पीना क्यों ज़रूरी है, यूरिन जो निकलता है उसमें क्या क्या वेस्ट बाहर निकलता है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. ठीक है. चलो अब मैं आपको इस चैप्टर का कंटेंट बता दूं. अच्छा, ये अगर आपको समझना है तो मैं बता दूं, ये जो रेड 2 आपको दिख रहे हैं इट इज़ द किडनी. ठीक है. ये रिब केज भी इसी में आपको ये देखिए दिख रहा है, पीछे आपको वर्टिब्रल कॉलम भी दिखाई दे रही है. सो लेट इट बी. आगे अपन बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट. ठीक है. अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले मैं अब आपको ये बताऊं. इस लड़की को देखिए, एक्चुअली ये बहुत ही मिक्स्ड इमोशन वाली लड़की है. एक्चुअली ये समझ ही नहीं पा रही है कि ये क्या बोले. अब कंटेंट देख के तो उसको बड़ा मजा आ रहा है कि वाह क्या कंटेंट है, पर उसके बाद ये सोच रही है कि ओ माय गॉड इतना सारा हमें पढ़ना भी है. तो ये लड़की आपको एक मिक्स्ड इमोशन दे रही है
कि बेसिकली आपका भी होना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए एल लो, ये अलग चैप्टर लेके आ गई मैडम, ठीक है। अब ये पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसा ही, सर्कुलेशन जैसा ही पूरे इतने दिन तक चलेगा। बेटा वो देखा तुमने कितना ईजी था, उसमें कोई डिफिकल्टी गई क्या? नहीं गई। वैसे ये तो और ज़्यादा ईजी है, तो एक्सक्रीशन इज मोर ईजियर देन द सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ये देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कोई चैप्टर शुरू करना है तो ऐसे तो हवा में शुरू होगा नहीं। इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग, क्या डेफिनेशन है इन 3 चीज़ें। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें लंग्स में आपको बताऊंगी, स्किन में आपको बताऊंगी, किडनी में आपको बताऊंगी, जिसमें लंग्स आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। किडनी के बारे में जब हम आएंगे तो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी। किडनी जो है जब वो यूरिन बना लेती है तो यूरिन किसको देती है, इट इज कॉल्ड एज यूरेटर, तो मैं यूरेटर आपको बताऊंगी। यूरिनरी ब्लैडर आपको बताऊंगी, यूरिथ्रा बताऊंगी, तो मैं आपको सब बताऊंगी। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे किडनी होती है, यूरेटर होती है, ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये फॉर्म करते हैं यूरिन, और कैसे यूरिन को बाहर निकालते हैं, ये चीज आपको इस चैप्टर में समझनी है। आई बात समझ में? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? भाई साहब इसमें क्या परेशानी होनी है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, तो बड़ा ही इजी बिजी थिंग है। तो पहले इंट्रोडक्शन जान लेंगे भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, दूसरे में हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और वो काम क्या करते हैं। फिर जो पार्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो अपन ने पढ़े हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, बेसिकली वो यूरिन कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं आपको बताऊं कि पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यूरिन कैसे बनाते हैं आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका अचार डालोगे क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, ये काम क्या करते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। अच्छा अपन किडनी पढ़ रहे हैं तो इतनी चीज तो अपने दिमाग में बिल्डअप हो गई कि वो तो यूरिन बनाएगी किडनी, ठीक है। तो वो कैसे बनाएगी, कैसे बाहर निकलेगी, तो ऑर्गन पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है। इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेंगे बच्चों, देन विल स्टार्ट द यूरिन फॉर्मेशन, कि आपका यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद आपकी किडनी जो होती है उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें ट्यूब्स होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने यूरिन फॉर्मेशन जब हमने पढ़ना है, तो जब हम लोगों ने यूरिन बनाया है तो मैं आपको बताऊं कि एक दिन में आप करीब ये समझिए कि 850 लीटर यूरिन बनाते हैं। पर अगर 850 लीटर बेटा शरीर से बाहर निकलने जाओगे तो उसी दिन कब्र अपनी खुदवानी पड़ जाएगी खुद को, ठीक है। तो होता क्या है कि जो 850 लीटर अपन ने यूरिन बनाया बच्चों, वो यूरिन आप कभी भी इतना बाहर नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ कितना निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर। ये 1 से 1.5 लीटर जो आप बाहर निकाल रहे हैं उसको आपने क्या किया, उसको आपने गाढ़ा किया है। आई बात समझ में? तो जो 1000 लीटर आप यूरिन बना रहे हैं ऑलमोस्ट, इस यूरिन को अपन को क्या करना पड़ेगा, इस यूरिन को अपन को गाढ़ा करना पड़ेगा और फिर गाढ़ा करके बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो क्या मैकेनिज्म है गाढ़ा करने की, जो है कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा करने की, कि आपका पानी शरीर में बचा रहे और सिर्फ यूरिन बाहर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तब हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा। डन मैडम, पढ़ा हमने, हमको समझ में आया। फिर जब हम लोगों ने कार्डियक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी भी पढ़ा। आई होप कि वो आपको याद होगा। फिर तीसरा जो अब हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा कि किडनी जो है वो कैसे रेगुलेटेड होती है। जैसे कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताती हूँ ना, ध्यान से समझना। जब कभी भी सपोज दैट कि जब कभी भी आपका शरीर बहुत ज़्यादा पानी निकालने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, तब आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है। द हार्मोन नेम इज वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये वैसोप्रेसिन आपकी किडनी के पास आता है और वो जो किडनी के ट्यूब्स है उनको बोलता है कि एक्सक्यूज मी, जो पानी है वो आप बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहे हैं, अगर इतना ज़्यादा आप पानी एक्सक्रीट करेंगे तो बॉडी पानी से पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और आप बैठे रहेंगे।
तो आप क्या करिए, जो पानी आप इतना ज्यादा हीरो बन के निकाल रही है किडनी, उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। तो हु विल टेल टू किडनी टू एब्जॉर्ब मोर वाटर? योर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है, बताया था मैंने आपको। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन निकालती है। ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये कहाँ जाता है? ये वैसोप्रेसिन हार्मोन आपकी किडनी के पास जाता है। किडनी के पास जाने के बाद वो किडनी को बोलता है एक्सक्यूज मी, इसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए पानी को। क्या पागल हो गए, इतना पानी निकाल रहे हैं आप? तो किडनी स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द वाटर। तो यहाँ पे फंक्शन किसका हुआ बच्चों? यहाँ पर फंक्शन हुआ वैसोप्रेसिन का। किसका हुआ? वैसोप्रेसिन का। ठीक है, कहाँ से निकला? ब्रेन से। तो रेगुलेट हुआ ना। किडनी के अलावा भी आपकी बॉडी में कई और हिस्से हैं जो यूरिन को रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अच्छा चलो, नेक्स्ट इज मिक्सचुरेशन। जब आपने यूरिन यूरिन आपने बना लिया है, देन व्हाट इज द प्रोसेस? क्या प्रोसेस है कि आप उसे बाहर निकालेंगे? द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड एज मिक्सचुरेशन। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड एज मिक्सचुरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिक्सचुरेशन, तो जो है यूरिन बाहर निकालने की प्रोसेस को आप कहते हैं मिक्सचुरेशन। ठीक है, यूरिन को बाहर निकालना इज कॉल्ड एज मिक्सचुरेशन। ठीक है, नाउ अब आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है कि भाई किडनी की इतनी सारी, ये पूरा रोल तो किसका है? ये पूरा रोल किसका है? किडनी का। ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल तो एक्चुअली किडनी का ही है। तो ये सब कुछ तो पूरा कहानी किसकी? किडनी की। पर क्या बॉडी में सिर्फ किडनी ही क्या ऐसा ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नो, बॉडी में सिर्फ किडनी ही नहीं है ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ एक्सक्रीशन करता है। बॉडी में लंग्स भी है, स्किन भी है। ये सारी चीजें के बारे में थोड़ा थोड़ा लिटिल आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, नाउ जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा तो भी हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़े, आपको इतने सारे टर्म्स बताए मैंने। फिर जब हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेशन पढ़ा तो भी मैंने आपको उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स बताए। तो ये डिसऑर्डर्स भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम टू। और जैसा कि ये तो अपनी यूएसबी है ना, कि जैसे आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई, कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बताई, वैसे ही आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि नीट में क्या होता है, नीट में ना टर्म आ जाते हैं। इस टर्म का मतलब क्या है? अब अगर आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आखिरी चैप्टर के आखिरी में नहीं पढ़ाऊं बेटा, तो तुम्हें नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि बेसिकली हम इसका मतलब क्या होता है। आप पूरे चैप्टर में मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर कैसे काम कर रहा है वो सब पढ़ रहे हैं, पर एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन होगी उसकी एग्जाम में आ जाएगा तो मैडम हम कैसे लिखेंगे? यू शुड नो हाउ टू फॉर्म द आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन कॉपी एंड यू शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, तो नीट में जब एग्जैक्ट मीनिंग आएगा, बताइए डिस्पनिया क्या है, ठीक है, हाइपोक्सिया क्या है, एस्फेक्सिया क्या है, तो तुरंत आप टिक कर दें। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो यू शुड डू दिस। ठीक है, सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द चैप्टर जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ ध्यान से समझिए। इंट्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसा कि आपने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है उसका ऑक्सीजन टिश्यू ले लेता है, बदले में उस ब्लड को टिश्यू क्या देता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात समझ में आई आपको? ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन किसको दे देता है? टिश्यू को। बदले में टिश्यू से क्या ले लेता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि अब एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी देगा, बिल्कुल ऑर्गन वेस्ट प्रोडक्ट्स भी देगा। अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेने के पास जाएगा लंग्स में थ्रू द हार्ट, तो हार्ट से होते हुए लंग्स में जाएगा। लंग्स ने उसे सिर्फ क्या दिया? ऑक्सीजन दिया, पर अभी भी उसमें क्या है बच्चों? इम्प्योरिटीज हैं। क्या है? इम्प्योरिटीज। अब ये जो ब्लड है इसको पंप करके हम किडनी के पास भेजेंगे और किडनी उसे फिल्टर कर लेगी, फिल्टर करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल लेगी और उसके बाद जितना भी अच्छा ब्लड है वापस से वो हार्ट और बॉडी की ओर भेजेगी, हार्ट की ओर भेजेगी। तो इसका मतलब ये कि जिस तरीके से आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत सारे शरीर को है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरे सारे शरीर को है, वैसे ही आपके शरीर में ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
कि जो भी ऑर्गन्स हैं वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनको रिमूव किया जाए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स आपके शरीर में शुरू हो जाएंगी, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, एन प्रॉब्लम, तेन प्रॉब्लम, फलाना डेम का प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, दैट इज अल्टीमेटली सोल्यूशन ऑफ दीज डिजीज आर द सर्जरी करवा लो, सक्शन करवा लो, कुछ भी करवा लो। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी बॉडी में ब्लड को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देना जरूरी है, वैसे ही आपके शरीर में टिश्यूज को वेस्ट निकालना भी बहुत जरूरी है। और ब्लड का ये काम होता है कि इस वेस्ट को आप रिमूव करिए, क्योंकि ब्लड तो सब जगह जा रहा है। अगर यही वेस्ट पूरे सब जगह चला जाएगा तो बॉडी में, पूरे बॉडी में वेस्ट हो जाएगा। तो ब्लड को किडनी में जाना जरूरी है और किडनी उसे फिल्टर करती है ताकि गंदगी बाहर निकल सके। आई बात समझ में? तो इसलिए वी नीड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। If we are unable to eliminate the toxic product, बच्चों, let me repeat this again. If we are unable to excrete the waste product, then what will happen? This waste product will accumulate in whole body. आई बात समझ में कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये पूरे बॉडी में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और अगर ये पूरे बॉडी में फैल गए देन क्या होगा, मुझे बताइए? टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जहरीलापन होने लगेगा। अब क्या होगा, किडनी डैमेज हो गई, लंग्स डैमेज हो गया, हार्ट फेल हो गया, चकत्ते पड़ने लगे, बुखार आने लगा, खुजली होने लगी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाते हैं, जैसे देखिए कि ये बर्गर है, ठीक है, अब इस बर्गर में क्या क्या है, चीज़ है, टिक्की है, ब्रेड है, मेयोनीज है, इसमें मतलब कि वाटर है, कार्ब्स है, शुगर है, फैट है, प्रोटीन है, फाइबर है, सब कुछ है। जब इसको अपन डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेस्ट करने के बाद इसका जो न्यूट्रिएंट था वो आपने ले लिया। अब इसका वेस्ट प्रोडक्ट आप बाहर करेंगे, तो अगर इससे में वाटर है तो वाटर कैसे रिमूव होगा? थ्रू द यूरिनेशन। ठीक है, इसका जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसा होगा? इजेशन। ठीक है, थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। पर बात यह है कि इसमें जो चीज़ वेस्ट थी, इसमें जो चीज़ वेस्ट थी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अगर वो पहले वो कहाँ जाएगी? किडनी के पास। किडनी उसे फिल्टर करेगी तो जो कुछ भी अच्छा होगा वो रख लेगी और जो कुछ भी वेस्ट होगा उसे बाहर कर देगी। पर सपोज दैट कि इस बर्गर की जितनी भी बेकार बेकार चीज़ें हैं, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद इसका जो भी वेस्ट बचा, अगर वो आपके बॉडी में सर्कुलेट होगा तो क्या होगा? और ये चीज़ मुझे सोचकर बताना। ठीक है, सो एनिमल एक्यूमुलेट, ठीक है, एनिमल एक्यूमुलेट द अमोनिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, okay, either by the metabolic activities or by the other means like excess ingestion। ठीक है, तो अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्यूमुलेट होता है? इफ़ यू पीपल ईट मोर कार्बोहाइड्रेट, द प्रोटीन्स, फैट, देन इट विल डिग्रेड एंड प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल accumulate into your body. Then if we are talking about the urea, if we are eating so much of proteins, then it will convert it into the uric acid and urea, and this will accumulate it into the body. ठीक है, then if they are accumulated, then what we will do? Then what will our body do? क्या करेगी आपका शरीर बच्चों? ये जो वेस्ट जुड़ा जा रहा है, जमा जा रहा है बच्चों, इसको अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए शरीर इतना बेहतरीन डिजाइन हुआ है कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, स्किन है, ये इसको किसी न किसी वे से बाहर निकाल ही देंगे। सो मेन एम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम to eliminate these accumulated substances which are produced by the oxidation of protein, fats and carbohydrate. There are so many means for the removal of these wasted, and kidney is one of them. I will teach you the kidney in this chapter, and we will deal in the detail about this kidney and this urinary system. So see you in the next class. Next class I will tell you about more surprises. ठीक है, so see you in the next class. क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। घर पे रहना, सेफ रहना और वीडियो का इंतजार करना। थैंक यू सो मच।
Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे. इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कर सके. सो लास्ट क्लास में मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू कर दिया था और मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिया था. अब मैडम इंट्रोडक्शन में 4 लाइन तो पढ़ाई थी, चलो ठीक है. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वेज ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर. ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक का थीम बताती हूँ कि क्या है. ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग जब एक्सेस पानी पीते हैं तो एक्सेस यूरिनेशन होता है, जब कम पानी पीते हैं तो कम यूरिनेशन होता है. इसका मतलब ये कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर हमारे शरीर को हमेशा ज़रूरत रहती ही है. अगर तुम कम पानी पियोगे तो जितना भी पानी है वो पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और थोड़ा सा यूरिन बनेगा. अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़रूरत शरीर की उतनी ही है बेटा, बस थोड़ा सा आप पानी जो है ज़्यादा बाहर निकालोगे क्योंकि शरीर उतना ही लेगा जितना उसको चाहिए, जितना बच गया उतना वो बाहर निकाल देगा. समझ में आई बात? तो हम कैसे रेगुलेट करते हैं? हम अपने बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर या हम अपने बॉडी को एक मीडियम देते हैं ताकि एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर हो सके. अगर पानी ज्यादा पियोगे तो मीडियम भी क्या होगा? ज्यादा बाहर निकलेगा. और अगर कम पानी पियोगे तो मीडियम भी क्या होगा? कम बाहर निकलेगा. तो इसका मतलब यह है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी जो है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पानी हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए. अगर जिस दिन कम पानी पियोगे तो पूरा पानी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिस दिन ज्यादा पानी पियोगे तो उस दिन बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी, बस यूरिन क्या होगा? ज्यादा बनेगा. तो इस तरीके से हम अपने बॉडी का वाटर रेगुलेट करते हैं. ऐसे ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पे रहते हैं ना. ऑर्गेनिज्म जो है तो मेराइन में रहता है, मतलब अपना समुद्र में रहता है. एक मछली जो है, एक ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहता है. हम लोग लैंड में रहते हैं. तो हर कोई अपने बॉडी में सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करता है. हम लोग अपने बॉडी में वाटर को बैलेंस करने के लिए यूरिनेशन करते हैं. हम अपने बॉडी में सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए यूरिनेशन प्लस पसीना निकलता है. तो बाकी ऑर्गेनिज्म में, बाकी जगह रहने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है ये अपने को इस चैप्टर में जानना है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. Now the question is, what is the metabolic waste? Okay, the process of excretion of the metabolic waste is called as excretion. ठीक है, so process of removal of metabolic waste is called as excretion. So what is the metabolic waste? Waste जो कि किससे बने? Following process से बने, जैसे कि डाइजेशन से बने, ठीक, जैसे कि रेस्पिरेशन से बने, ठीक है, और जैसे कि बस ये 2 एक मेन प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के. तो जो भी वेस्ट आपके डाइजेशन और रेस्पिरेशन से बनता है, जैसे डाइजेशन से क्या बनता है मुझे, अच्छा डाइजेशन से क्या बनता है मुझे बताइए. डाइजेशन से बनता है यूरिया, यूरिक एसिड. ठीक है, रेस्पिरेशन से क्या बनता है बताइए? CO2. तो जो भी ये दोनों प्रोसेस होती क्या है? डाइजेशन और रेस्पिरेशन क्या है? ये दोनों क्या है बताइए मुझे? ये दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं. ये दोनों क्या हैं? दोनों बताइए. ये दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं. तो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन ये दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं. इनके रिजल्टेंट, इनके परिणाम स्वरूप जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. जैसे डाइजेशन से तोड़कर हम बहुत सारा वेस्ट निकालते हैं, जैसे यूरिया निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, इन 3 चीज़ें निकालते हैं. रेस्पिरेशन से हम वेस्ट गैसेस बाहर निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सब क्या होता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं. ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हैं. तो ये जो वेस्ट निकला ये कौन सा वेस्ट कहलाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट. इसी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्रीशन. मेरी बात समझे आप? डाइजेशन रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस. इससे जो वेस्ट निकलेगा वो क्या होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट होगा. इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस क्या है बच्चों? एक्सक्रीशन. ठीक, सो द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज excretion. Now the regulation of its solute and water movement by osmosis. ठीक है, अच्छा अब अपन लोग अगर बाहर निकाल रहे हैं क्या?
अगर अपन लोग क्या निकाल रहे हैं, सपोज दैट कि अगर अपन लोग यूरिन बाहर निकाल रहे हैं, तो यूरिन से क्या क्या बाहर आता है, यूरिन से बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। यूरिन से थोड़ा बहुत सॉल्ट भी बाहर आता है, यूरिन से थोड़ी बहुत यूरिया भी बाहर आती है। ये सब क्या है, ये सोल्यूट है। अब इस सोल्यूट को बाहर निकालने के लिए तुमने क्या यूज़ किया, पानी यूज़ किया ना। फिर से समझिए, आप लोग यूरिन जब बाहर निकालते हो तो उसमें क्या क्या होता है, यूरिया होता है, थोड़े बहुत सॉल्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए नीड अ मीडियम। तुम्हारे लिए मीडियम क्या है बच्चों, पानी है ना तुम्हारा मीडियम बाहर निकालने का वेस्ट। तो वेस्ट को पानी, मतलब पानी और सल्यूट को आप कैसे बैलेंस करते, कितना पानी बाहर निकले कितना वेस्ट बाहर निकले, इसका एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, इस मैकेनिज्म को अपन लोग पढ़ने वाले हैं। सो द रेगुलेशन ऑफ इट, एक्सक्रीशन का रेगुलेशन करने के लिए सल्यूट एंड वाटर का मूवमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस से, ठीक है। और ये मूवमेंट कैसे होता है अलग अलग जगहों पे रहने वाले जानवरों में, वो हम लोग जानेंगे। इस स्लाइड का मतलब आप समझे, एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है। एक्सक्रीशन करने के लिए हम लोगों को सॉल्यूट और वाटर दोनों का रेगुलेशन करना ज़रूरी है। और ये रेगुलेशन प्रोसेस ऑस्मोसिस से होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है बताइए मुझे। ऑस्मोसिस इज द movement of solute or solvent from higher concentration या solvent from the higher concentration to the lower concentration. Let me rub this spelling. I don't know what I am going to write this, ठीक, what I am trying to write this, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं मूवमेंट की, ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ में। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड एरिया टू द लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। डन। अब आपको एक्सक्रीशन में एक्चुअली दो ही चीज़ों का बैलेंस करना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, गंदगी, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट नमक भी है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो अब देखिए कि हम लोग किस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, इतनी बात आपको समझ में आई। Now we have to learn about something which is the osmoconformer, ठीक है। There are two terms, one is the osmoconformer and second is the osmoregulator. आई बात समझ में। हमारे पास दो टर्म हैं, एक है osmoconformer और एक है osmoregulator, ठीक है। अब समझिए क्या होता है। The animals that do not actively control the osmotic concentration of body fluid, ठीक है। तो ऑस्मोकन्फॉर्मर का मतलब होता है कि जब आप अपनी बॉडी, कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर जब अपने शरीर का ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं कर पाता, ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब पानी का, सॉल्यूट का, इनका बैलेंस नहीं कर पाता, और वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए कंटिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है। मेरी बात समझिए। जब आपके बॉडी में, सपोज दैट आई एम एनिमल, मैं कोई एक जानवर हूँ, और अगर मुझे एनवायरनमेंट बदल रहा है और अगर मुझे अपने आप को जिंदा रखना है, तो मुझे अपने शरीर में पानी और सॉल्यूट इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, ताकि मैं एनवायरनमेंट के पानी और सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाऊं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। मेरी बात समझ में आई आपको। तो ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी ऑस्मोलैरिटी चेंज करते रहते हैं, उसे आप कहते हैं ऑस्मोकन्फॉर्मर। नाउ व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होती है ये ऑस्मोलैरिटी। देखिए, ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि पर लीटर ऑफ वाटर, सपोज दैट कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे, कहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, चलिए थोड़ा सा आगे वाली स्लाइड में लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ऑस्मोलैरिटी के बारे में आ जाइए। तो सपोज दैट कि मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, शिप्रा मैडम की ऑस्मोलैरिटी कितनी है बॉडी की, ये है मान लीजिए 100 ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ये मेरी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी। इसका मतलब आप समझे क्या है, इसका मतलब ये कि 1 लीटर ऑफ वाटर में टोटल 100 मोल ऑफ सॉल्यूट हैं। आई बात समझ में कि 1 लीटर ऑफ वाटर में टोटल 100 मोल ऑफ सॉल्यूट हैं,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि 50 ऑस्मोल पर लीटर है मेरी ऑस्मोलैरिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 50 ऑस्मोल पर लीटर, इसका मतलब ये कि 1 लीटर ऑफ वाटर में टोटल 50 मोल हैं आपके सॉल्यूट के, ठीक है। सो दिस इज द ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि पर लीटर ऑफ वाटर में आपके कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। आई बात समझ में? तो बेसिकली जिसका जितना ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होता है उसमें उतने ज़्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं। आई बात समझ में कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी जितनी ज़्यादा होती है उसमें उतने ज़्यादा सॉल्यूट के मोल्स पाए जाते हैं। सपोज दैट कि किसी की ऑस्मोलैरिटी क्या है, 1200 ऑस्मोल पर लीटर। इसका मतलब ये कि 1 लीटर ऑफ वाटर में टोटल 1200 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोलैरिटी। नाउ तो अगर मैं बदलते हुए एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली क्या कर रही हूँ, कंटिन्यूसली क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। सपोज दैट कि मुझे बाहर की ऑस्मोलैरिटी 1200 पर लीटर है, तो मेरा अगर कम होगा तो भी गड़बड़ होगा, ज़्यादा होगा तो भी गड़बड़ होगा। तो अगर मैं बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना ऑस्मोलैरिटी चेंज कर लूँ, अपना कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लूँ, तो मैं हूँ ऑस्मो कन्फार्मर, ठीक है। तो द एनिमल दैट डू नॉट हैव एक्टिवली कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, वो नहीं कंट्रोल कर पाते अपने शरीर में नमक और पानी की मात्रा को, ठीक है। दे रादर चेंज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये हमेशा कंटिन्यूसली बदलाव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक। All the marine invertebrate and some freshwater invertebrate are strictly osmoconformer, ठीक है। Now osmoconformer का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा, कि बहुत सारे जो मराइन वाटर वाले जानवर हैं, जैसे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, जनरली ये ऑस्मोकन्फार्मर होती हैं और ये हमेशा अपना जो रेगुलेशन करने के लिए अपनी ऑस्मोलैरिटी में कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हैं, मतलब नमक और पानी में कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हैं। एंड हैगफिश जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हैगफिश, इट इज़ अ स्लाइमी फिश, ये हमेशा अपने में कुछ ना कुछ बदलाव करती ही रहती है। Osmoconformer shows an excellent ability to tolerate a wide range of cellular osmotic environment, ठीक है। ऑस्मोकन्फार्मर को हम लोग यूरी हेलाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग इनको? यूरी हेलाइन भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? यूरी हेलाइन का मतलब ये होता है कि दे अडैप्ट इनटू द वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ द सॉल्ट, वाइड रेंज they adapt to into the wide range of salt, ठीक। आई बात समझ में? तो जितने भी मराइन एनिमल रहते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पे कि ऑस्मोकन्फार्मर क्या होता है कि अपने शरीर में नमक और पानी की मात्रा को बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो बदल सकता है, ठीक है। जो नहीं बदलेगा ना, कुछ भी होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो वैसा ही रहेगा, तो वो ऑस्मो रेगुलेटर है। पर अगर जो बदल दे रहा है, इट इज़ द ऑस्मो कन्फार्मर, ठीक है। ज़्यादातर ऑस्मो कन्फार्मर होते हैं यूरी हेलाइन, या यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ज़्यादातर ऑस्मो कन्फार्मर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मराइन एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? मराइन एनिमल। और ज़्यादातर ऑस्मो कन्फार्मर शो करने वाले जानवर यूरी हेलाइन होते हैं। यूरी हेलाइन का मतलब ये होता है कि जो जानवर वाइड रेंज ऑफ द सॉल्ट को टॉलरेट कर, मतलब जो मराइन होता है वो यूरी हेलाइन होता है, जो फ्रेश वाटर होता है वो स्टेनो हेलाइन होता है। डन। तो ऑस्मोकन्फार्मर का मतलब ये होता है कि जो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेता है। हैगफिश इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑस्मोकन्फार्मर जो होते हैं ज़्यादातर ये यूरी हेलाइन होते हैं। यूरी हेलाइन कौन होता है? जो ज़्यादातर कहाँ पे रहता है? मैराइन एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है। तो ऑस्मोकन्फार्मर शोज एन एक्सीलेंट एबिलिटी टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सेल्यूलर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ द सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑस्मो रेगुलेटर, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ज़्यादातर जो मराइन जीव रहते हैं वो कैसे रहते हैं? ऑस्मोकन्फार्मर रहते हैं। वो अपने नमक और पानी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। बट इफ वी आर बच्चों टॉकिंग अबाउट द ऑस्मो रेगुलेटर,
ठीक है। ऑस्मो का मतलब ऑस्मोलैरिटी, रेगुलेटर का मतलब नियंत्रण रखने वाले। तो जो जानवर ऑस्मो रेगुलेशन शो करते हैं वो अपने शरीर में पानी और नमक में कोई चेंज नहीं करते। अगर मेरे शरीर में सपोज दैट कि मैं कोई शार्क हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ, अगर मैं रहती हूँ मराइन में, समंदर में रहती हूँ, और अगर एक दिन में मुझे 5 ml यूरिन निकालना है तो मैं 5 ml यूरिन ही निकालूंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे बॉडी का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, बाहर कुछ भी होता रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? सो ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं, अच्छा ये बात आपको समझ में आई कि ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं, जो आपने जो सॉल्ट एंड वाटर में अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं करते, ठीक है। द एनिमल दैट मेंटेन, ध्यान से समझिए, द एनिमल दैट मेंटेन एन इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब ही होता है, व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, अभी मैंने आपको बताया, बताइए ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस वाटर, या इसी को आप सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं करते, डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम विच दे हैव बीन इनहिबिट, ठीक है। तो जहां पर भी ये रहते हैं इनको कोई मतलब नहीं, बाहर कुछ भी होता रहे, ये अपने जो है शरीर के इनहैबिटेड, अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते, ठीक है। मेनी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट आर स्ट्रिक्ट और लिमिटेड ऑस्मोरेगुलेटेड, ठीक है। मैनी इनवर्टिब्रेट, जैसे शार्क इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, मैं आपको शार्क के बारे में आगे पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। तो बहुत सारे एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें आप इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो बहुत सारे एक एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, जबकि ज़्यादातर मराइन जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना बच्चों, वो ऑस्मो कन्फार्मर रहते हैं, वो अपने ऑस्मोलैरिटी में चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हर जगह नमक का, समझिए बात को, समंदर में भी कहीं कहीं ऐसा रहता है कि नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, कहीं कहीं पर नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो जब वो ज़्यादा नमक वाले एरिया में जाते हैं तो वो अपने आप का ऑस्मोलैरिटी चेंज कर लेते हैं, और कम नमक वाले में आते हैं तो चेंज कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे मराइन जीवों को, ऐसे जलीय जंतुओं को हम लोग कहते हैं ऑस्मो कन्फार्मर। पर कुछ जीव इनवर्टिब्रेट, पानी में रहने वाले भी कहीं भी चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कभी भी बदलाव नहीं करेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। मोस्ट वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, मोस्ट वर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी वाली आर द ऑस्मो रेगुलेटर, हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। समझिए बात को कि अगर हम लोगों को कहाँ डाल दिया जाए, हम लोग जीवित हैं, ठीक है, अब अगर हम लोगों को समंदर में डाल दिया जाए तो तुम क्या करोगे बताओ मुझे, तुम मुझे बताओ क्या करोगे। तुम वो समंदर का पानी पी सकते हो? नो, ठीक है, तुम्हारे बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा। अगर तुमने पीने की कोशिश भी की तो तुम्हें उल्टी हो जाएगी, तुम्हें वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बॉडी इतने सॉल्ट को टॉलरेट कर ही नहीं सकती है। समझ में आई बात? अच्छा, तुमको अगर फ्रेश वाटर नदी में फेंक दिया जाए तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी तुम पियोगे, उसके बाद तुम्हारा पेट फट जाएगा। इसका मतलब है कि इतना पानी भी हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बॉडी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन होता है, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो अगर पानी में फेंक दिया जाए तो बहुत ज्यादा पानी पीने से पेट फट जाएगा, समंदर में फेंक दिया जाए तो ज्यादा सॉल्ट ले लेने से उल्टी हो जाएगी। तो हम इतना सॉल्ट और पानी दोनों को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बैलेंस होता है। अगर हमने अति करने की कोशिश भी की तो हम कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट शो करेंगे ही, ठीक है। तो हम सब ज्यादातर वर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर। दे मेंटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड विद इन अ नैरो ऑस्मोटिक रेंज, ठीक है। नैरो ऑस्मोटिक रेंज का मतलब समझते हैं? नैरो ऑस्मोटिक रेंज का मतलब ये होता है कि जहां पर सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा नमक वमक नहीं चाहिए होता, हमको फ्रेश वाटर रहेगा तो हम अच्छे से बढ़िया से जीवित रहेंगे। हाई ऑस्मोटिक रेंज का मतलब होता है कि जहां पर सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम। नैरो ऑस्मोटिक रेंज का मतलब ये कि सॉल्वेंट ठीक ठाक पर सॉल्यूट बहुत कम। तो हम ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां नमक कम होता है और पानी ज्यादा होता है, तो हम लोग नैरो ऑस्मोटिक रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। जबकि यहीं पर ऑस्मो कॉन्फॉर्मर में देखेंगे तो ये वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब जहां पर सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? ज्यादा, और सॉल्वेंट जो है वो, सॉल्वेंट भी ठीक रहेगा पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक, ओके।
The notable exception, however, the hagfish, myxine, a marine cyclostome and elasmo branch. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया अभी कि जितने भी मराइन जो है जीव रहते हैं, जितने भी मराइन जीव रहते हैं वो सब कैसे रहते हैं बच्चों? वो सब रहते हैं अपने ऑस्मो कन्फार्मर। ठीक है, जितनी भी मराइन फिशेज हैं वो सब ऑस्मो कन्फार्मर हैं। ठीक है, सब ऑस्मो कन्फार्मर हैं। ठीक है, कुछ की बात आप छोड़ दीजिए, फ्रेश वाटर फिशेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ अभी। मैं अगर मराइन फिशेस जो कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर लेती, पर उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे शार्क हो गई, ये स्टिंगरे हो गई, ठीक है, और साइक्लोस्टोम, जिनका साइक्लो मतलब गोल, स्टोमा मतलब माउथ, जिनका माउथ गोल होता है, और मिक्सीन, ये जो होती हैं ये ऑस्मो रेगुलेटर होती हैं, जबकि इनको होना क्या चाहिए था? ऑस्मो कन्फार्मर, पर ये है क्या? ऑस्मो रेगुलेटर। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो अब मैं आपको इसके मैकेनिज्म समझाती हूँ। आ जाइए, देखिए ध्यान से। द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है, अभी हम लोग मराइन वाटर की बात कर रहे थे। मराइन वाटर में मैंने आपको समझाया कि जो मराइन वाटर फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं? ऑस्मो कन्फार्मर, पर उसमें भी ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट, मराइन इन्वर्टिब्रेट, समंदर में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं मुझे बताइए? समंदर में रहने वाले जो इन्वर्टिब्रेट रहते हैं वो ऑस्मो कन्फार्मर रहते हैं। ऑस्मो कन्फार्मर का मतलब क्या है? कि जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सके, नहीं, जो अपना कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सके, सारे यूरी हेलाइन, ऑलमोस्ट सारे यूरी हेलाइन जो कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, वो सारे कैसे हैं? ऑस्मो कन्फार्मर, जो बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ अपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। किसका कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। पर ऑस्मो रेगुलेटर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलते, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। जैसे कि हम लोग, ओके, हमारे बॉडी में इतना हम सॉल्यूट टॉलरेट कर सकते, इतना सॉल्वेंट टॉलरेट कर सकते, बाहर कुछ भी होता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसी तरीके से काम करेंगे। डन? आई बात समझ में? इसके भी एग्जाम्पल है। मराइन को मैंने आपको क्या बताया था कि वो ऑस्मो कन्फार्मर है, अपना सॉल्यूट सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं, पर शार्क हो गई, मिक्सीन हो गई, ये सब नहीं चेंज करते। ये फिर मराइन में रहने के बावजूद, समंदर में रहने के बावजूद ये अपना कंसंट्रेशन बॉडी का मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर। ठीक है, ऑस्मो कन्फार्मर और रेगुलेटर हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सारे मराइन वाटर ऑर्गेनिज्म में पढ़ लिए। द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर इज जनरली लेस देन 50 ऑस्मोल पर लीटर। अच्छा देखिए, सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अभी तक हम लोगों ने मराइन एनवायरनमेंट के बारे में बात कर ली थी, इसमें कोई परेशानी तो नहीं किसी को। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेश वाटर के बारे में। फ्रेश वाटर में मैंने आपको भी क्या बताया कि जो भी जीव फ्रेश वाटर में रहता है बच्चों, उसमें ना हमेशा पानी ज्यादा और सॉल्यूट कम होता है। सीधी सी बात है ना, जब बाहर एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज्यादा नहीं है तो बॉडी में भी सॉल्यूट ज्यादा नहीं होगा, तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो समंदर में रहता है तो नमक बहुत ज्यादा है, और नमक क्या है? एक सॉल्यूट है ना, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई आपको? तो नॉर्मली फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? ऑर्गेनिज्म की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? ये होती है लेस देन 50 ऑस्मोल पर लीटर। इसका मतलब है कि 50 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड 1 लीटर ऑफ वाटर। और यहीं पर अगर मैं बात करूं मैराइन एनवायरनमेंट की, तो 300 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। आई बात समझ में? सो इसलिए जो फ्रेश वाटर वाले रहते हैं उनके शरीर में सॉल्यूट कम और पानी ज्यादा, और जो मैराइन एनवायरनमेंट वाले रहते हैं उसके में सॉल्यूट ज्यादा और पानी कम, मतलब पानी ठीक ठाक। ओके, तो जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट में भी सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। तो जहां पर सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो, पानी थोड़ा सा कम हो, तो वहां की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। जहां पे सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो तो ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी क्या है? कम। तो ऑस्मोलैरिटी कम मतलब पानी ज्यादा, सॉल्यूट कम। ऑस्मोलैरिटी ज्यादा मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा और पानी थोड़ा सा कम। ठीक है, नाउ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज जनरली लेस देन 50 ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर पानी में करीब 50 ml सिर्फ सॉल्यूट है। फ्रेश वाटर का इतना होता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं किसी मराइन वाटर ऑर्गेनिज्म की, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी 1 लीटर पानी में करीब 300 ml सॉल्यूट, जो कि बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप समझिए कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 300 ग्राम नमक घोल दिया, आधा किलो नमक घोल दिया, क्या होगा आपका? समझिए कितना नमकीन पानी हो जाएगा। यहीं पर अगर आप 1 लीटर पानी लीजिए और सिर्फ उसमें 50 ग्राम नमक डालिए तो ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
Now the body fluids of fresh water generally hypertonic to their surrounding environment. ठीक है, अब इसके बारे में बताती हूं मैं. The problem faced by the animal will be the loss of body salt to the water, entry of excess water. ठीक है, अब समझिए. The body fluids of fresh water animal are generally hypertonic to their surrounding environment. ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रेश वाटर एनिमल आर जनरली हाइपरटोनिक टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, अब अगर फ्रेश वाटर में आप रह रहे हो, शरीर में आपका पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश वाटर में, तो आपकी बॉडी में फ्रेश वाटर ज्यादा है कि बाहर फ्रेश वाटर ज्यादा? ऑब्वियसली आपकी बॉडी में फ्रेश वाटर कम और बाहर फ्रेश वाटर ज्यादा है. तो आप क्या हो गए? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? हाइपरटोनिक का मतलब 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम. ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट क्या है? कम, और सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा. ठीक, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा. तो जब आप मछली कोई फ्रेश वाटर में रहती है तो मछली के शरीर में फ्रेश वाटर कम है, बाहर फ्रेश वाटर ज्यादा है, तो हमेशा ऑस्मोसिस ये कहता है कि फ्रेश वाटर का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा. तो होता क्या है कि ऐसा ही होता है, पर इस तरीके के में पानी घुसता रहेगा तो मछली एक दिन फट जाएगी. तो प्रॉब्लम यही है कि मछली को कंटिन्यूअसली जो है पानी को लॉस करना पड़ता है थ्रू द गिल्स. ठीक है, कंटिन्यूअसली पानी को गिल्स के थ्रू मूव करना पड़ता है ताकि एक्सेस वाटर ना हो जाए और मछली फट ना जाए. पर जब वो एक्सेस वाटर मूव करती है तो जो ये 50 जो आपका ml सॉल्यूट है ना, ये भी मूव होने लगता है, मछली कमजोर हो जाती है, उसमें सॉल्ट बचता ही नहीं है. ठीक है, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा पानी भी अंदर एंट्री हो जाती है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैराइन जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें फिशेस कैसी होती हैं, फ्रेश वाटर के बारे में थोड़ा सा बताया. इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी. सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो. अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द मैकेनिज्म how the marine and freshwater organism will tolerate the solute and water concentration, how they will regulate and change it. ठीक है, so see you in the next class. घर पे रहिए, safe रहिए. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स. दिस इज मी शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे. इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके. लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑस्मो कन्फॉर्मर और रेगुलेटर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई थी. ठीक है, तो मैंने आपको यूरी हेलाइन में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म मैराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर हम शार्क, मिक्जीन वगैरह को छोड़ दे तो 90% ऑफ जो मैराइन ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बहुत वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं. उन्हें हम ऑस्मो कन्फॉर्मर या उन्हें हम यूरी हेलाइन कहते हैं. एक्चुअली जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेट कर लेता है उसको हम यूरी हेलाइन कहते हैं. जो कम नहीं सह पाता उसको स्टेनो हेलाइन कहते हैं. हेलाइन का मतलब होता है स्लैनिटी. स्लैनिटी मतलब नमक. ओके, तो बहुत ज़्यादा जो नमक का एनवायरनमेंट सह जाता है बच्चों, उसको हम कहते हैं यूरी हेलाइन, और जो नहीं सह पाता उसको कहते हैं स्टेनो हेलाइन. ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ऑस्मो कन्फॉर्मर में मैंने आपको पढ़ाया कि जो ऑर्गेनिज्म अपना जो इंटरनल सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ क्या कर लेते हैं? बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. उन्हें आप कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर. ऑस्मो रेगुलेटर क्या रहते हैं? वो कहीं भी रहें पर वो अपने ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं करते. देन व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मोलैरिटी इज द मोलैरिटी और मोल्स प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ द वाटर और पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, now let's talk about the water and solute regulation in the fresh water environment. ठीक है, अब हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता भी दिया था. ठीक है, इसमें हम लोग ये पढ़ाने वाले हैं कि किस तरीके से जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपने शरीर में नमक और पानी को रेगुलेट करते हैं. क्योंकि आपको पता है होता क्या है कि जब मैं आपको पहले ये सब छोड़िए, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि उनको क्यों ऐसा करना जरूरी है. क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब आप समझिए. जैसे कोई भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, कोई मछली ही है. अब मछली के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में. बाहर के एनवायरनमेंट में खूब सारा फ्रेश वाटर है, नदी में खूब सारा फ्रेश वाटर है, इतना सॉल्यूट नहीं है.
तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? ऑस्मोसिस ये कहता है कि हमेशा प्योर वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। पर मछली जो है, अगर नदी का पानी पूरा मछली में घुसने लगेगा तो मछली फट जाएगी कि नहीं फट जाएगी? अब मछली फट गई तो मर गई। इसलिए उन्हें हमेशा अपने बॉडी में वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करना है, नहीं तो पता चला पूरा पानी घुस गया, मछली फट गई और बेचारी मर गई। ठीक है। अब ये भी है कि अगर उनकी बॉडी में वो बहुत पानी रिमूव करेंगे, जैसे आता गया एक्स्ट्रा वो रिमूव करते गई, तो बॉडी का सॉल्यूट जो है, जो नमक है, वो भी बाहर चला जाएगा। तो वो बेचारी जो है, मैडम उनका बीपी लो होगा, अरे बेटा बीपी अपना लो होता है, तो उनका सॉल्यूट भी कम हो जाएगा। सॉल्यूट कम हो जाएगा तो मे बी वो उस चक्कर में मर जाए। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मेराइन वाटर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम लोग हो, हम सभी को जीवित रहने के लिए पानी और नमक इन दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमें कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहेंगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि उन ऑर्गेनिज्म के बारे में कि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, चलिए, वाटर इज ए सॉल्वेंट। ओके, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम have the contractile vacuole that pump out the excess water। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए कोई अमीबा और पैरामीशियम रहता है, मैं अभी फिशेस की बात नहीं कर रही हूँ, फिशेस की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले कौन आता है? प्रोटोजोआ। और कौन आता है भैया? पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम और अमीबा के पास एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पता है आपको काम क्या है? अब पानी में रहेगा अमीबा, ठीक है। अब पानी का प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? भाई नदी में ही ज्यादा होगा ना। अब अमीबा की बॉडी में तो होगा नहीं। अब ऐसे नदी का पानी अमीबा में भरने लगे तो बेचारा वो तो गया काम से। तो वो क्या करता है कि पानी एक्सेस अंदर तो आएगा ही, सीधी बात है, पर उसके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसा भरेगा, बाहर करेगा, भरेगा, बाहर करेगा, भरेगा, बाहर करेगा, और इस तरीके से पूरा पानी जो है वो बाहर करता रहता है। आई बात समझ में? तो जिनके पास भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर भर के बाहर करते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मछलियों के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द फिशेस जिनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है। To minimize the gain of water and loss of salt by the specialized body cover in the form of scale or the adipose tissue। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप लोग कहाँ रहते हैं, अगर हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, अगर हम लोग मतलब मछली हैं, सपोज दैट हम लोग, if your शिप्रा मैडम इज फिश, then what will happen? तो वही बात है कि पानी अंदर आएगा, तो क्या होगा बताइए? मछली के फटने के चांसेस हैं। अब अगर मछली एक्सेस वाटर रिमूव करती है तो सॉल्ट भी रिमूव होगा कि नहीं होगा? तो मछली के पास एक ऊपर हार्ड कवर होता है जिसकी वजह से एक्सेस गेन भी नहीं होता पानी का और ना ही बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि अगर सॉल्ट लॉस भी होगा ना तो स्केल उसे पकड़ लेंगे और फिर डिफ्यूज करके शरीर में भेज देंगे। मेरी बात समझे आप कि सॉल्ट अगर रिमूव भी होगा तो क्या करेंगे? स्केल प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वहीं पर सॉल्ट रुक जाएगा और फिर वापस से बॉडी में चला आएगा। तो स्केल की वजह से कभी भी सॉल्ट और वाटर बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं होते। डू नॉट ड्रिंक वाटर टू रिड्यूस द नीड ऑफ एक्सपेल ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, हमेशा ही याद रखिए कि जो फ्रेश वाटर वाली मछलियाँ रहती हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर वाली, जो मराइन वाटर की छोड़िए, जो फ्रेश वाटर वाली मछलियाँ रहती हैं ना, वो कभी भी पानी नहीं पीती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा पानी निकाल रही तो पानी पीती होंगी, नो, वो कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती हैं। हमेशा याद रखिए उनकी बॉडी में जो पानी आता है उतना ही पानी आता है जितना उनको ज़रूरत होती है, इसलिए शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की अधिकता कभी नहीं होती, जबकि मराइन वाटर वाली पीती हैं। ठीक है, तो ये कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती हैं, और अगर एक्स्ट्रा वाटर भी हो गया है तो गिल से रिमूव कर देती हैं या तो ये यूरिन से रिमूव कर देती हैं। ठीक है, ये हमेशा बहुत ही कम यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर ये एक्स्ट्रा वाटर भी हो गया इनके शरीर में तो ये यूरिन से रिमूव कर देती है। तो हमेशा याद रखिए कि जो फ्रेश वाटर फिशेज रहती हैं वो पानी नहीं पीती हैं, जबकि मैराइन वाटर फिशेज पानी पीती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर फिशेस कभी भी पानी नहीं pीती हैं, वो मुंह खोल के सिर्फ उतना ही पानी लेती हैं जितना उनको ज़रूरी होता है ऑक्सीजन देने के लिए, और फिर उसे गिल से रिमूव कर देती हैं या यूरिन से रिमूव कर देती हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ आइनोसाइट क्लोराइड सेल विच कैन एक्टिवली अपटेक द सॉल्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर. Surrounding water has less than 1 mm NaCl
and plasma concentration has more than 100 mm concentration of salt, therefore uptaken actively. अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि तुम फ्रेश वाटर में रह रही हो, कौन, मछली। अब मछली क्या है, ये अपनी कहाँ रह रही है बेचारी, ये बेचारी रह रही है फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब ये जो मछली बेटा फ्रेश वाटर में रह रही है, तो फ्रेश वाटर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है। एक्सेस पानी को कैसे रिमूव करेगी, वो यूरिन से रिमूव करेगी या गिल से रिमूव करेगी। ज़्यादा पानी वो रिमूव कर नहीं सकती क्योंकि स्केल है, ज़्यादा नमक वो रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि स्केल है। पर बात ये है कि शरीर में नमक की ज़रूरत, अगर लॉस हो गया नमक या नहीं भी हुआ है तो नमक की ज़रूरत तो है। अब बाहर फ्रेश वाटर में नमक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सिर्फ 1 मिलीमोलार NaCl, ठीक है। वाटर में नमक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मिलीमोलार NaCl, ठीक है, 1 मिलीमोलार NaCl। जबकि यही फिश की बॉडी में कितना है, समझिए बात को, फिश की बॉडी में कितना है, मोर देन 100 मिलीमोलार, ठीक है। अब बॉडी में हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट है और यहाँ पानी में लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है। अब फिश को लेना है तो उसे खींचना पड़ेगा। तो फिश क्या करती है कि वो उनके पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होती है जिन्हें आप कहते हैं आइनोसाइट, आइडोसाइट कुछ कह सकते हैं। ये सेल पानी जो अंदर आ रहा है उससे फटाफट सॉल्ट को चिपकाती रहती, फिर बाद में ब्लड में मिक्स कर देती हैं। तो इससे मछली के शरीर को कभी भी नमक की कमी महसूस नहीं होती, ठीक है। चलिए देखें डायग्राम, देखिए। तो ये फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शी ऑलवेज ड्रिंक लेस वाटर, ठीक है, खाना खाई पानी ली, ठीक है। उसके बाद इनके पास गिल्स होते हैं, पानी के थ्रू आयंस आएंगे और तो आयंस क्या करेंगे, आयंस मतलब NaCl, नमक वगैरह आएगा। तो गिल्स से जब पानी बाहर करेगी तो उससे भी वो लोग क्या ले लेंगे, गिल्स फटाफट, गिल्स के पास क्या होती है, आइनोसाइट सेल्स होती है जो कि फटाफट नमक को ले लेती हैं। इवन बाहर भी जो एनवायरनमेंट में पानी है वहां से भी गिल्स सॉल्ट को ले सकता है क्योंकि इसके पास आइनोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। जो मछली होती है वो हमेशा यूरिन के थ्रू अपने बॉडी के एक्स्ट्रा वाटर को बाहर करती है। उसके बाद अगर फ्रेश वाटर में रहने के बाद तो पानी की कमी होती नहीं है, पर अगर हो गई तो वो स्किन से थोड़ा बहुत पानी ले सकती है, और अगर पानी की अधिकता हो गई जो कि होनी ही है, वो स्किन से बाहर भी कर सकती है। तो पानी वो कहाँ से बाहर कर सकती है, एक तो गिल से बाहर कर सकती है, एक तो स्किन से बाहर कर सकती है, एक तो डाइल्यूटेड यूरिन से बाहर कर सकती है। आई बात समझ में। सो गिल्स हैव द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज आइडोसाइट सेल व्हिच ट्रैप द NaCl फ्रॉम द वाटर डायरेक्टली और वेट वाटर केम फ्रॉम द माउथ। ओके, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। सो दिस इज द फ्रेश वाटर फिशेज। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी तो होगी नहीं इसमें, ये बड़ा ही आसान है। तो हमेशा याद रखिए जो रेड वाला एरो बता रहा है, ये रेड वाला एरो बता रहा है कि मुंह से क्या लेके आती है मछली, मुंह से लेके आती है भैया, यहाँ से लेके आती है Na+, K+ और Cl-, ठीक है। जबकि ब्लू वाला एरो हमको ये बता रहा है कि हम डायरेक्टली पानी से भी आयंस को ले सकते, तो स्किन भी आयंस ले सकती है, मुंह से भी आ सकते हैं और गिल से भी आयन आप ले सकते हैं। तो मछली के शरीर में कभी भी आयंस की कमी महसूस नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन इन द फ्रेश वाटर फिशेस। ओके, अच्छा, फ्रेश वाटर फिशेस के साथ ये भी एक जो है गड़बड़ी है बच्चों कि अगर इनको आप मराइन एनवायरनमेंट में रख देंगे ना तो ये मर जाएंगी। मराइन एनवायरनमेंट में रख देंगे तो क्यों मर जाएंगी बताइए। मराइन एनवायरनमेंट मतलब अगर समंदर में आप इन्हें रख देंगे तो समंदर में नमक ज़्यादा और पानी, नमक बहुत ज़्यादा है। आप जैसे ये पहुँचेंगी तो इनके शरीर में फ्रेश वाटर अच्छा हो गया ना, ज़्यादा हो गया क्योंकि फ्रेश वाटर से आई हैं। तो हमेशा क्या कहता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ये कहता है कि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे। तो मछली के पास प्योर वाटर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में प्योर वाटर कम है, तो मछली अपना सारा पानी जो है वो रिलीज करने लगेगी और वो वहीं मर जाएगी। तो 90% जो फिशेज होती हैं वो हमेशा उसी जगह पे रहती हैं जहाँ पर उन्हें जो है रखा जाता है। थोड़ी बहुत फिशेस की बात अगर हम छोड़ दें तो बात अलग है। जैसे सैल्मन, सैल्मन एक फिश होती है बच्चों जो कि रहती फ्रेश वाटर में है, ठीक है, फिर वो पूरा जीवन सी वाटर में बिताने जाती है, फिर उसके बाद वो जब बच्चे देना होता तो फिर फ्रेश वाटर में आती, तो वो हमेशा मूव करती रहती, उनकी बात अलग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेराइन एनवायरनमेंट। ओके, तो फ्रेश वाटर में रेगुलेशन आपको समझ में आया। लेट्स टॉक अबाउट द मराइन एनवायरनमेंट की जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो फ्रेश वाटर में आपने क्या सीखा कि पानी जो है वो माउथ से अंदर आता है, पर अगर एक्सेस हो गया तो कहाँ से बाहर निकलेगा, गिल से, यूरिन से और स्किन से।
जो आपके आयंस होते हैं वो जो है पानी के थ्रू मुंह से भी अंदर आ सकते हैं, गिल्स से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं और स्किन भी आयंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी बॉडी में पानी का भी मेंटेनेंस रहता है और हमेशा सॉल्यूट का भी मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। सी वाटर यूजुअली हैव द ऑस्मोलैरिटी अबाउट 1000 ऑस्मोल पर लीटर, मतलब 1000 मोल होते हैं 1 लीटर पानी में, जो कि बहुत ज्यादा है, ओके। ह्यूमन की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300 ऑस्मोल पर लीटर, मतलब 300 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ 300 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। The osmoregulatory problems in the marine situation are opposite in those on the fresh water. बिल्कुल fresh water से बिल्कुल अलग होता है। Marine bony fishes have the body fluid hypotonic to the sea water and thereby they tend to lose the water from the body through the permeable surface. To compensate for the water loss, marine body fishes drink sea water. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना ना, बिल्कुल यहाँ पर समझना। However, drinking sea water result a gain of excess salt. बिल्कुल सही बात है। So the ionocyte and chloride cells of the gill membrane of the marine bony fishes help to eliminate the excess monovalent ion from the body fluid to the sea water. Divalent cation are generally eliminated through the fecal matter. आइए अब मैं आपको इससे पूरी बातें समझाती हूँ। अब ये जो मैराइन फिश है, ठीक है, मैराइन फिश मतलब ये कहाँ रह रही है बच्चों? ये रह रही है अपना समंदर में, ठीक। ये जो मैराइन फिश है ये कहाँ रह रही है बच्चों? समंदर में रह रही है। अब समंदर में समंदर का जो पानी है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 1000 ऑस्मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में 1000 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मतलब नमक के हैं। अब क्या होगा मुझे बताइए। अब मछली की बॉडी के अंदर फ्रेश वाटर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में फ्रेश वाटर कम है, ठीक है। जैसे इसके अंदर फ्रेश वाटर क्या है बच्चों? ज़्यादा, और इसके अंदर फ्रेश वाटर क्या है? कम, ठीक। सो इसके अंदर जो आपका फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा है और इसके अंदर कम। ऑस्मोसिस प्रक्रिया के दौरान H2O बाहर आने लगेगा, और अगर पानी बाहर आने लगेगा तो मछली को शरीर के पानी की कमी हो जाएगी। तो मछली हमेशा, मैराइन फिशेस हमेशा पानी पीती रहती हैं, पर जब पानी पिएंगी तो नमक का कॉन्सेंट्रेशन भी शरीर में बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो इनके जैसे गिल्स थे, जैसे फ्रेश वाटर के पास भी गिल्स थे, जो आपकी क्लोराइड सेल्स थी वो नमक ले रही थी, पर इनकी जो क्लोराइड सेल्स होंगी, एक्चुअली क्लोराइड सेल्स जो होती है ना वो नमक को बैलेंस करती हैं। अगर मान लीजिए शरीर में नमक की कमी है तो वो नमक देती हैं, और शरीर में नमक ज़्यादा है तो नमक को बाहर निकालती हैं। तो इनके गिल्स के पास भी क्लोराइड सेल्स होती हैं। ये सेल्स शरीर में आने वाले जो आपके नमक हैं उनको बाहर निकालती हैं। कुछ जो जैसे कि कौन कौन से नमक को बाहर निकालती हैं, कौन कौन से आयन को? Na+ को, K+ को और क्लोराइड माइनस को। ये कौन से आयंस होते हैं? मोनोवेलेंट आयंस। और कुछ जो आयंस रहते हैं जैसे डाईवेलेंट मैग्नीशियम, जो आपका Mg+2 और SO2-, दे आर द डाईवेलेंट कैटायंस और एनायंस। ये फीकल मैटर से बाहर होते हैं। मेरी बात आप समझे कि जो भी मैराइन वाटर फिशेस होती है वो हमेशा पानी पीती रहती हैं, क्योंकि प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मैराइन फिश के अंदर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में फ्रेश वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अगर ऐसा हुआ तो पूरा पानी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा, इससे मछली मर जाएगी। तो मछली क्या करती है? कंटिन्यूसली पानी पीती रहती है। आई बात समझ में? पीती रहती है, ओके। तो पानी पीने से क्या होता है? पानी पिएगी तो नमक भी बहुत ज़्यादा आएगा, अब नमक आएगा तो भी मर जाएगी। तो इनके गिल्स के पास एक आयनोसाइट सेल्स होती हैं जो कि नमक को बाहर करती रहती हैं, और फीकल मैटर से भी कुछ आयंस बाहर हो जाते हैं। तो गिल्स से भी बाहर हो रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब दम लगा लगा के बाहर किया जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब, और फीकल मैटर से भी बाहर होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ द मैराइन फिशेस इन द मैराइन एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अस, कि हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अच्छा, हमारे साथ भी ये है ना, मैमल्स के बारे में बात करूं तो ऊंट के बारे में बात करूं, कंगारू रैट के बारे में बात करूं और अपने बारे में बात करूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ह्यूमंस फॉर एग्जाम्पल डाई इफ दे लॉस अराउंड 12% ऑफ द बॉडी वाटर। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने शरीर का 12% वाटर लॉस करेंगे तो हम मर जाएंगे। पर यहीं अगर डेजर्ट एनिमल्स की बात करें, ठीक है, आर वेल अडेप्टेड टू minimize water loss. Kangaroo rat for example lost little water that they can recover 90% of the loss by using the metabolic water which is from the different cellular activity. अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अपने साथ ये है कि हम लोग जो है एक्सक्रीशन के दौरान क्या निकालते हैं बच्चों बाहर?
हम अपने एक्सक्रीशन के दौरान यूरिया को बाहर निकालते हैं, ओके। और यूरिया को बाहर निकालने के लिए कम से कम मिनिमम 1 लीटर ऑफ वाटर हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। पर जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, जैसे कि कंगारू रैट, जैसे कि कैमल, कंगारू रैट के बारे में बात करूं, अगर ये 1 लीटर शरीर से पानी बाहर निकाल देगा तो इसको डेजर्ट में पानी कहाँ मिलेगा। तो इसलिए ये क्या करता है आपको पता है, एक तो पहले कभी पानी नहीं पीता, क्योंकि डेजर्ट में कभी पानी नहीं मिलता ही नहीं, पानी पिएगा क्या। तो आपको पता है कि सिर्फ इससे 10% वाटर ड्रिंक करता है, 90% शरीर को चलाने के लिए ये अपने सेल से ही वाटर लेता है। सेल के पास वाटर कहाँ से आता है भाई, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है कि नहीं बनता है, H2O स्टोर कर लो। तो 10% ही ये सिर्फ पानी लेता है, और वो भी लिया तो लिया, नहीं तो छोड़ दो। और 90% वाटर ये अपने सेल से ही रिकवर करता है। तो इस तरीके से ये अपने शरीर में वाटर को बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर ये ना करें तो इनको पानी नहीं मिलेगा और ये मर जाएंगे। ठीक है, हम कैसे बैलेंस करते हैं कि हम ड्रिंक करते हैं बाहर से, क्योंकि हमारे पास पानी है और हमें यूरिया को निकालने के लिए भी 1 लीटर पानी चाहिए होता, तो हम उतना पानी तो पीते ही हैं। आई बात समझ में। Now let's talk about the camels. When the water is not available, the camel do not produce urine, but still store the urea in the tissues and slowly dependent on the metabolic water. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, कैमल की बात करूं, तो कैमल भी कभी पानी नहीं पीता। मतलब एक बार में 70-100 लीटर पानी पी लेता है और उसके बाद वो पानी को स्टोर कर लेता है इन द हम्प, ठीक है। और उसके बाद फिर वो पानी नहीं पिएगा, वो यूरिन भी नहीं जाएगा, और फिर अपने शरीर में जो सेल्स में स्टोर वाटर है उसको यूज करता है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहता है बच्चों, वो अलग अलग मैकेनिज्म से अपने शरीर में पानी को बचाता है, ठीक है। और जैसे फिशेज होती है, फ्रेश वाटर फिशेज, ज्यादा पानी बचाना नहीं, उनको पानी बाहर निकालना है। तो किस तरीके से निकाला बताया। मैराइन वाटर फिशेज जो होती हैं, उनको अपने शरीर को बचाने के लिए क्या करना है, पानी पीना होता है। तो वो किस तरीके से काम करती है बताया मैंने। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो टेरेस्ट्रियल में ये लोग पानी पी सकते हैं, पर इनके पास पानी है ही नहीं, तो क्या ये मर जाएंगे। नो, ये अपने सेल से पानी को लेना शुरू करते हैं अपने अपना काम करने के लिए। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है ये। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से फ्रेश वाटर रेगुलेट करता है, किस तरीके से मैराइन एनवायरनमेंट में रेगुलेशन होता है, और किस तरीके से आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रेगुलेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द 3 एनवायरनमेंट, मैराइन, फ्रेश वाटर एंड द टेरेस्ट्रियल। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। दिस इज वेरी इजी बिजी वीडियो, 1-2 बार देखोगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। घर पे रहना और सेफ रहना और पढ़ाई करते रहना। Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, बिल्कुल स्मूथ एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने शरीर में पानी के मात्रा को रेगुलेट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से मैराइन एनवायरनमेंट में रहने वाली मछलियाँ अपने शरीर में सॉल्यूट मतलब नमक के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करती हैं और किस तरीके से पानी की मात्रा को बनाए रखती हैं। किस तरीके से फ्रेश वाटर में रहने वाली जो फिशेज रहती हैं वो किस तरीके से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती हैं और नमक को बचाती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले हम लोग, जैसे कि हम लोगों को इतना पानी निकालना होता तो हम इतना निकालते हैं फॉर द यूरिया। फिर मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी जो लोग वहाँ रहते हैं, मतलब जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता, तो वो अपने शरीर को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट विच इज द एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो ये आपके पूरे एक्सक्रीटरी पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये पूरे एक्सक्रीटरी पार्ट्स हैं। जैसे स्किन से आप क्या लॉस करते हैं, स्किन से हम लोग स्वेट लॉस करते हैं। ठीक है, जैसे कि लंग से हम लोग क्या लॉस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करते हैं। ठीक है, किडनी से हम क्या लॉस करते हैं, यूरिया लॉस करते हैं। ओके, ब्लैडर से हम क्या लॉस करते हैं, यूरिन लॉस करते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से हम क्या लॉस करते हैं, स्टूल मतलब फीकल मैटर लॉस करते हैं। ओके, लीवर से हम बाइल सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सो आपकी बॉडी में इतने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ओके, जैसे कि अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन से कोई भी चीज निकाल रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप अपने शरीर से कोई भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अगर उसे आप बाहर निकाल रहे हैं
तो उसे आप कहते हैं डिफिकेशन। सो डिफिकेशन इज द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट। ओके, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं देन हाउ, विच ऑर्गन यू विल यूज, टेल मी, आप यूज करेंगे फेफड़ों को, ठीक है। ओके, सो द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। और कहाँ से रिमूव करते हैं हम इसको, रिमूव करते हैं भाई आपके लंग्स से। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह की, तो ये भी आप कहाँ से रिमूव करते हैं, डिफिकेशन से, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द ऑर्गन बाय विच वी डिफिकेटेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मेन एम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले एम जान लेते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसे थोड़ी बिना लक्ष्य के चलते रहेंगे। तो मैंने आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई, अब मैं आपको बता रही हूं कि बेसिकली व्हाट इज आवर एम, हमारा एम क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। द मेन एम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब कि हम जो भी खाते तोड़ते हैं, जो भी वेस्ट बचता है उन सबको फिल्टर आउट करके बाहर निकालना है थ्रू द किडनी। अगर हम कोई चीज़ तोड़ते हैं उससे गैस निकलती है तो उसको निकालना है थ्रू द लंग्स। अगर कोई चीज़ सॉलिड है और वेस्ट हो गई तो उसको निकालना है थ्रू द डिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, क्यों निकालना है इसको, क्योंकि ताकि इससे हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो, ठीक है। बट हमेशा वही चीज़ निकालनी है जो कि यूजलेस होनी चाहिए, किसी को कोई भी यूज नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वो बॉडी में एक्सेस हो जाए तभी बाहर निकालना चाहिए। एक्सेस का मतलब ऐसा नहीं कि इंतजार करे रहो, स्टोर करते रहो, मतलब एक्सेस हो ही जाता है तभी अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन। मैंने आपको बताया कि जब आपके शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं। जब आपके शरीर में यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप यूरिन से यूरिया बहुत ज़्यादा निकालते हैं। तो इट ऑलवेज मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। एंड ऑल्सो कीप द बॉडी इन द होम्योस्टेसिस। हमेशा आपकी बॉडी में टेम्परेचर, वाटर, सोल्यूट, इन सब का रेगुलेशन करके रखता है कौन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो आवर मेन एम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस। ओके, सो आवर मेन एम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम टू मेंटेन व्हाट, होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो होम्योस्टेसिस में हमें क्या क्या मेंटेन करना है, हमें पानी मेंटेन करना है, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए टेम्परेचर 37 होना चाहिए, लोअर हो गया तो आपको ठंड लगेगी। वाटर जो है परसेंटेज जो है तो आपका ऑलमोस्ट 70% होना चाहिए। अगर 70% नहीं है तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। सो वी नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर, वाटर एंड आर दिस बॉडी बैलेंस, ठीक है। सो होम्योस्टेसिस के अंदर टेम्परेचर और वाटर आता है जिसके अंतर्गत आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है। So what is the main aim of the excretory system? To balance your body, ठीक है। Now let's talk about the excretory organs in the invertebrate। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि excretory organ हम लोगों में क्या है बच्चों, तो सीधी सी बात है, अपने में excretory organ क्या है, किडनी है, स्किन है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है। पर हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में किडनी नहीं पाई जाती है। हर ऑर्गेनिज्म में, अच्छा वेस्ट तो बाहर निकालना ही है ना, अगर वेस्ट को एक्यूमुलेट करने लगेंगे तो बॉडी क्या होगी, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो वी ऑलवेज नीड टू रिमूव द वेस्ट, ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए, ठीक। और इसे रिमूव करने के लिए इनवर्टिब्रेट्स में जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनके पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। So in most of the invertebrate, these structures are simple tubular forms, where the vertebrate has the complex tubular organ. अगर मैं बात करूं इनवर्टिब्रेट्स की तो उनके लिए एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं, उनके पास छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं बाहर निकालने के लिए। पर यहीं अगर हम लोग अपनी बात करें, रीढ़ की हड्डी वाले को बात करें, तो ये ट्यूबुलर ऑर्गन, एक ट्यूबुलर जो ट्यूब्स रहती हैं, ये एक ऑर्गन का सिस्टम का ऑर्गन बना लेती है जिसको कॉल्ड एज किडनी। जैसे हमारे पास जो किडनी है बच्चों, उसमें बहुत सारी ट्यूब्स हैं, आई बात समझ में। तो वी हैव सो मेनी ट्यूब्स इन द किडनी। सो ये किडनी जो ट्यूब्स होती हैं अल्टीमेटली काम ट्यूब का ही है। जैसे इनवर्टिब्रेट में सिंपली ट्यूब पूरे बॉडी में फैली हुई, उनके पास बेचारों के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ठीक है, बेचारे हैं, छोटे छोटे हैं, ओके। पर हमारे पास ऑर्गन है, और हमारे ऑर्गन के पास भी बच्चों क्या है, ट्यूब्स ही हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मैंने ये बताया भी था आपको, जैसे कि जो ऑर्गन, जैसे एक्सक्रीशन थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था।
मैंने आपको इसमें ये बताया था कि जो भी छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेर इट इज़ सो जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, जैसे कि आपका पैरामीशियम हो गया, इन सब लोगों में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये इनका एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आई बात मेरी समझ में? तो अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पैरामीशियम है ये बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर ले चुका है, ओके। इस एक्सेस वाटर से पैरामीशियम और अमीबा वगैरह के शरीर में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, पानी आता है, सारी चीज़ें आते हैं। सारा काम कर लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर बचा है वो सब हम लोग किस में भर देते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर देते हैं। जब आपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में पानी भरा तो देखेंगे आप, देखिए पानी आया अंदर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर गया, वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद अब आप देखेंगे धीरे से वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर सारा पानी जो है इससे बाहर निकाल देगा। तो इस पानी के अंदर क्या है? इस पानी के अंदर वेस्ट है। इस पानी के अंदर वो सारी वेस्ट मटेरियल है जो एक सेल ने या पैरामीशियम ने प्रोड्यूस की है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जो कि जियार्डिया हो गया, आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन सब में इनका एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो बॉडी के एक्सेस वाटर को थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रिमूव किया जाता है। मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। देखिए पानी निकला बाहर, पानी पूरा निकल गया। अभी मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। पूरा पानी निकल गया और वो पिचक गया, देख रहे हैं आप, पिचक गया, ठीक, पिचकू हो गया, ओके। देन उसके बाद पानी आया, इसके अंदर भर गया, फूलता जा रहा है, मोटू हो गया, मोटू हो गया, बहुत मोटा हो गया। उसके बाद वो बर्स्ट हुआ। जब बर्स्ट हुआ तो सारा पानी इसने निकाल दिया। डन। सो दिस इज द एक्सक्रीशन बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं, अच्छा पहला अगर क्लासिफिकेशन में हम लोग बच्चों देखें कि पहला फाइलम कौन सा होता है, तो इट इज़ द प्रोटोजोआ, ठीक। उसके बाद दूसरा फाइलम होता है पॉरीफेरा और तीसरा फाइलम होता है सीलेंट्रेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, किसकी बात करूं बच्चों? पॉरीफेरा की। तो इनके बॉडी में इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल सेल हैं या टिश्यू वाले ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या मैं कहूँ कि इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं कि सीधा पानी लेते हैं, सारा जो काम हुआ वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसी बॉडी सरफेस से बाहर जाने देते हैं। नाउ लेट मी ड्रॉ डायग्राम ऑफ द हाइड्रा, ठीक है। जैसे कि या अपन लोगों ने पॉरीफेरा के बारे में देखा होगा, स्पॉन्जेस के बारे में देखा होगा, सुना होगा। स्पॉन्जेस की बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं। स्पंज जो होते हैं, बहुत सारे स्पंज अपन लोगों को पढ़ने हैं अभी। तो स्पंजेस की बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे। सारा पानी जो है वो छेद से अंदर आता है, ठीक है। छेद से अंदर आने के बाद सपोज दैट कि मेरे पास ये कोई एक स्पंज है, ठीक है। सपोज दैट कि मेरे पास ये कोई एक स्पंज है। डन, आई बात समझ में? ओके। अब इस स्पंज में वी हैव सो मेनी छेद और पोर्स। इस स्पंज में हमारे पास बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। सो वी हैव पोर्स, ठीक। और इसके ऊपर भी आपको एक सेंट्रल पोर दिखेगा, ठीक, ओके। सो जब आप पानी अंदर ला रहे हैं, यहाँ से सबसे पानी अंदर आ गया, ये देखिए सबसे पानी अंदर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या है? इसकी सेंट्रल कैविटी। लेट मी राइट दिस विद विच कलर? ब्लैक कलर, ओके। ये इसकी है सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी का मतलब जो उसके बीच की जगह है, यहाँ पर उसका पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? शरीर को कार्य करने की कार्य कराने वाली क्या प्रक्रियाएं, ठीक है। तो पानी अंदर आया, इस पानी के माध्यम से क्या क्या आया? इस पानी के माध्यम से न्यूट्रिशन आया, इस पानी के माध्यम से ऑक्सीजन आया, इस पानी के माध्यम से सब कुछ आया। इस सेंट्रल कैविटी में जो उसने करना था वो सब कर लिया, न्यूट्रिएंट को तोड़कर एब्जॉर्ब करना था कर लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सब ले लिया। बदले में उसको क्या दिया? वेस्ट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। और फिर जितना भी पानी है वो इस सेंट्रल पोर से जो आपका मेन वाला पोर है, इससे बाहर होकर एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो
तो आप क्या देख रहे हैं कि इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सबका एक्सक्रीटरी जो पार्ट है वो कहाँ है, बॉडी सरफेस पे है। ओके, आई बात समझ में। तो ये सिंपल जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस का मतलब ये कि जब इनके शरीर में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ओ माय गॉड, ठीक, तो पूरे पोर से चीज़ें अंदर आती हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब इनका काम हो जाता है तो फिर ये चीज़ों को बाहर कर देते हैं। तो ये पूरी कहानी हो कहाँ रही है, ये पूरी कहानी हो रही है थ्रू द स्किन, ठीक है, थ्रू द स्किन। तो स्किन के माध्यम से किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये एक और चीज़ दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। सो सपोज दैट कि अभी क्या हुआ है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि इन लोगों ने क्या किया है, ये एक प्रोसेस है सेल में किसी भी चीज़ को अंदर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि फैगोसाइटोसिस आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा। तो आप क्या देखते हैं कि कोई भी खाना जो है वो पैक होकर आता है। जिस चीज़ में पैक होकर आता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेल है, ओके, लेट मी राइट दिस, जैसे कि कोई सेल है, ठीक, जैसे कि कोई सेल है तो सेल ने उसको फैगोसाइट कर लिया। अपन उसमें पढ़ा ना फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस, साइड उसमें सर्कुलेशन में। तो जब उसने खाई कोई चीज़, सपोज दैट कि मैं ये बोल रही हूँ कि अमीबा ही है, ठीक है, अमीबा भी जनरल सरफेस के थ्रू भी एक्सचेंज करता है, एक्सक्रीट करता है। तो मान लो कि अमीबा ने कोई चीज़ खाई तो उसने एक चैम्बर में पैक कर लिया, ठीक है। जब उसने अपने चैम्बर में पैक कर लिया, द चैम्बर इज नोन एज वेजाइकल। अब इसके अंदर उसको 3 काम करना है, डाइजेशन करना है, सब कुछ यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूरी चीज़ें क्या हो गई, डाइजेशन हो गया। अब इसको रिमूव करना है। तो आप देखिए कि ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, क्या था ये बच्चों, अनडाइजेस्टेड वेस्ट था। ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी के सरफेस से बाहर हो गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें खाना एक पैकेट में पैक हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। विच इज़ कॉल्ड एज फूड वैक्यूल किस में होता है, अमीबा में होता है ना। तो जो भी खाना आता है वो फूड वैक्यूल में पैक हो जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन वगैरह होता है। उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बॉडी सरफेस से बाहर हो जाता है। तो मैं अगर बात करूं अमीबा की, तो अमीबा में भी वेस्ट जो होता है वो आपका स्किन होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। वैसे ही स्किन जो होता है वो पॉरीफेरा में होता है। सो दिस इज द स्पंज, स्पंज को हम पॉरीफेरा भी कहते हैं, ठीक है। साइकॉन का मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, इट इज द साइकॉन। साइकॉन इज अ टाइप ऑफ स्पंज। सीलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है स्किन से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। तो मैंने आपको स्किन से एक्सक्रीशन करने के लिए कितने ऑर्गेनिज्म बताए, मैंने आपको 3 बताए, एक अमीबा बताया, हाइड्रा बताया, साइकॉन बताया, ठीक है। ये सीलेंट्रेट पूरे स्किन से ही बाहर करते हैं। इवन पॉरीफेरा भी पूरे ही वेस्ट को स्किन से बाहर करते हैं, बिकॉज दे डोंट एनी टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो जब आप अमीबा के फूड वैक्यूल से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, मेरी बात समझिए, अमीबा ने फैगोसाइटोसिस करके, फैगो मतलब खाना, साइटोसिस मतलब सेल, तो जब अमीबा ने फैगोसाइटोसिस करके सेल को अंदर लिया, खाने को अंदर लिया, तो वो उसने किस में भरा बच्चों, फूड वैक्यूल में भरा। फूड वैक्यूल में पूरा डाइजेशन वगैरह कर लिया, सब हो गया। उसके बाद फूड वैक्यूल में जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट था उसको बाहर कर दिया थ्रू व्हाट, सोचो यार, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, किससे बाहर किया, स्किन से। इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो हमने 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़े, अभी 2 एक्सक्रीटरी पार्ट पढ़े। एक हम लोगों ने पढ़ा क्या, बताइए मुझे क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, विच इज द फ्लेम सेल्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लेम सेल्स। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही हैं फ्लेम सेल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रही है, इट इज द फ्लेम सेल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, इनमें था सेल मेम्ब्रेन और आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद जो फाइलम आता है वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मतलब होता है आगे पीछे से चपटा, आगे पीछे से चपटा। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर हमेशा वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आगे और पीछे से चपटे होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए, ठीक है। इनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे आप कहते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स। ये जो किस में पाए जाते हैं, फ्लैट वॉर्म्स में पाए जाते हैं, और उसका फ्लैट वॉर्म्स का एक बेहतरीन एग्जांपल है प्लेनेरिया।
प्लेनेरिया में पता है आपको बच्चों क्या मिला था सबसे पहले? आई स्पॉट मिला था, ठीक है। मतलब हम ये समझ पाते कि आई कहाँ रहती, तो वो प्लेनेरिया से मिली थी, ओके। तो प्लेनेरिया से हमको ये पता चला कि बेसिकली हम भविष्य में चल के आंखें बनेंगी, ठीक। तो प्लेनेरिया के पास देखो, प्लेनेरिया तैर रहा है, कितना बेहतरीन है, क्यों, ठीक है। तो प्लेनेरिया के पास फ्लैट जो उनके पास स्पेशल सेल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, इन्हें आप क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें आप कहते हैं इसे आप कहते हैं फ्लेम सेल्स। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। इसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया भी। प्रोटो मतलब पहले, नेफ्रीडिया मतलब कह सकते हैं नेफ्रॉन के। तो सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी सेल हमको मिली ना, कि भाई ये स्पेशल सेल है, ये एक्सक्रीशन ही करेगी, तो ये जो स्पेशल सेल्स होती हैं ये प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाती हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम आपको पता है कैसे पड़ा? आपके पास नेफ्रॉन होते हैं अपने पास, तो प्रोटो मतलब सबसे पहले, तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। तो ये होती हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये किस में पाई जाती है? फ्लैट फॉर्म में, ठीक है। कुछ रोटिफर्स में होती हैं जो बिल खोद के रहते हैं, और कुछ एनिलिडेंस में भी रहती है, और कुछ सिफेलोकॉर्ड में भी रहती है। सिफेलोकॉर्ड का मतलब होता है जिनके में रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम सर से लेकर पूंछ तक होती है, या जिनके पास सर होता है, ओके, इट इज कॉल्ड एज सिफेलोकॉर्ड। सिफेलोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी फ्रॉम सर टू कमर, ओके। इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, ओके। तो इनके पास बॉडी में फ्लेम सेल्स होती हैं, दीज आर द प्लेटेहेल्मिन्थ्स। ये फ्लेम सेल्स अलग अलग जगह से वेस्ट को कलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद इनके पास, आपको पता है इनके पास ना एनस नहीं होता है। एनस का मतलब जहाँ से वेस्ट बाहर करना है, तो इनके पास नहीं होता। तो इनके बॉडी में फ्लेम सेल अलग अलग जगहों पर होती हैं, बॉडी की अलग अलग जगहों से वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर उसी जगह से बाहर कर देती हैं, ठीक है। दे आर प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये हमेशा ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्यूट और वाटर है उसे कलेक्ट करके उस जगह से बाहर कर देती हैं। सो इन दिस लेक्चर, सो दिस इज द प्लेटेहेल्मिन्थ्स। इन दिस लेक्चर वी लर्न द एम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज द एक्सक्रीशन, aim of the excretory system, excretory organ in the amoeba which is the contractile vacuole, excretory organ in porifera and coelenterate, and excretory organ in the platehelminths. So in the next class I will tell you the excretory organ with actually I will tell you the excretory organ in more of the phylums, ठीक है। सारे phylums का next class में और बताऊंगी। So see you in the next class. I hope you learned and enjoyed the video. अगर नहीं समझ में आया, इसमें एक्चुअली कुछ ऐसा था नहीं समझने का, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहना और सेफ रहना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले क्या बताया था भैया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्लेम सेल्स के बारे में। थोड़ा सा फ्लेम सेल्स आपको और बता दूं। फ्लेम सेल्स क्या होती हैं? बेसिकली व्हाट इज द प्रोटोनेफ्रीडिया? द ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया। जैसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इनटू द किडनी ना, वैसे ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट एज अ प्रोटोनेफ्रीडिया। बेसिकली ये क्या करती है? किडनी जैसा काम करती है। इनके सेल्स में, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसी हैं, ऐसी ये ऐसी लगी हुई है, ठीक है, ये ऐसे रहती हैं, तो इनके में ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जैसे ही कोई वेस्ट प्रोडक्ट आता है ना, तो ये क्या करती है? ऐसे सीलिया पकड़ के बाहर, पकड़ के बाहर, पकड़ के बाहर। तो इनके पूरे बॉडी में ऐसे ग्रुप ऑफ क्या पाए जाते हैं? ध्यान से देखिए, ग्रुप ऑफ क्या पाए जाते हैं? फ्लेम सेल्स। इन फ्लेम सेल्स में पाई जाती हैं सीलिया। तो जब भी कोई खाना, बीच में कोई वेस्ट प्रोडक्ट आता है, तो ये से पकड़ पकड़ कर ऐसे बाहर फेंकती जाती है। मतलब ऐसे धक्का मार के फेंकती जाती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? कहाँ से? स्किन से फेंकती जाएंगी। बस इनका काम क्या होता है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को पकड़ते रहो, ठीक है, कहीं ये छूट ना जाए, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लेम सेल्स के पास उनके ऊपर सीलिया होते हैं जो खाने को या वेस्ट को पकड़ कर बाहर करते हैं। खाना नहीं, वेस्ट, ओके, वेस्ट को पकड़ के बाहर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेफ्रीडिया, ओके। नेफ्रीडिया क्या होते हैं, क्या होता है, ध्यान से समझिए। मैं नेफ्रीडिया के बारे में बात करूं ना बच्चों, तो नेफ्रीडिया भी बिल्कुल किडनी जैसा ही होता है। एक्चुअली किडनी नहीं होता, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है। ये नेफ्रीडिया जो होते हैं अर्थवॉर्म, एक्चुअली 128 सेगमेंट की बॉडी होती है। इनके कुछ ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स में, मतलब
ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, इनके पास ग्रुप में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया होता क्या है, ये एक टिब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थवर्म का। तो छोटी छोटी ट्यूब्स मिलकर नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन करती हैं। बॉडी में अलग अलग हिस्सों का एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालने के लिए इनकी बॉडी में अलग अलग नेफ्रीडिया होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई कि इनकी बॉडी में छोटी छोटी ट्यूब्स का ग्रुप होता है। जैसे छोटी छोटी फ्लेम सेल्स का ग्रुप था प्रोटोनेफ्रीडिया, वैसे छोटी छोटी ट्यूब्स का ग्रुप है नेफ्रीडिया। इनकी बॉडी 128 सेगमेंट की होती है अर्थवर्म की। हर कुछ ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स के लिए इनके पास कुछ ग्रुप ऑफ नेफ्रीडियाज होते हैं जो कि वो स्पेशल सेगमेंट का ही एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालेंगे। जैसे कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया, फेरिंग्स कहाँ होता है, मुंह के पास, तो मुंह के पास और फेरिंग्स तक का एरिया का वेस्ट कौन बाहर निकालेगा, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ठीक, ये भी फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ओके, इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट मतलब होता है बाहर की कवरिंग, तो बाहर की कवरिंग का वेस्ट इंटेग्यूमेंटल नेफ्रीडिया निकालता है। ठीक है, सेप्टल नेफ्रीडिया, इनके सेप्टा के बीच बीच में जो सेप्टा मतलब जो उनके पार्टीशन होते हैं, उनके बीच बीच में जो नेफ्रीडिया होते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है उसे आप कहते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। तो इनकी बॉडी में 128 सेगमेंट में अलग अलग जगह पर नेफ्रीडिया या ग्रुप ऑफ ट्यूब्स पाई जाती हैं। ये ट्यूब पाए जाने वाले वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, कलेक्ट करती हैं। ओके डन, इसमें कोई परेशानी तो नहीं। इनके पास माउथ और एनस दोनों होता है, मतलब खाने के लिए भी और निकालने के लिए भी। तो पूरा वेस्ट कलेक्ट करके एनस से बाहर करती हैं, या ये जहां पर प्रेजेंट है वहां की स्किन से भी ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करती हैं। क्योंकि हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में पढ़ा भी था कि अर्थवर्म अपने स्किन से भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनस जो होता है, इनके पास एनस होता है जो कि वेस्ट को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दे हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, तो ये अपने इन नेफ्रीडिया से एक्स्ट्रा वाटर को भी बाहर निकाल सकते हैं थ्रू द स्किन एंड एनस, ये वेस्ट को भी बाहर निकाल सकते हैं थ्रू द स्किन एंड एनस। तो इस तरीके से ये अपने बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें ये बाहर निकालते हैं और साथ में पानी का भी बैलेंस रखते हैं। ज्यादा है तो कम निकाल दो, कम है तो कम बाहर निकालो। ठीक है, सो दिस इज द नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इज अ ग्रुप ऑफ ट्यूब प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ द सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म। ठीक है, there are so many nephridia present into the earthworm which collect the waste from the particular area and removed it from the anus as well as the skin. ठीक, now let's talk about the Malpighian tubule. Okay, let's talk about the Malpighian tubule. What is it? ठीक है, Malpighian tubules are the excretory structure of the most of the insect including the cockroaches. ठीक है, आप समझिए कि क्या करता है। Malpighian tubule helps in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. कोई भी excretory organ है एक्चुअली वो पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट को ही रेगुलेट करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है और पानी को भी बाहर निकालता है। अगर ज़्यादा है तो बाहर निकाल देगा, कम है तो स्टोर कर लेगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये एक कॉकरोच है। ठीक है, ये कॉकरोच है, ये पूरा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग। सो दिस इज द कॉकरोच, ये पूरा उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक, ये है कॉकरोच का ईसोफेगस। लेट मी हाईलाइट विद द ब्लू कलर और ब्लैक कलर। ओके, सो ये है कॉकरोच का ईसोफेगस, यहाँ से उसने खाना खाया। ये क्रॉप है, स्टमक जैसा होता है, स्टोर कर लिया यहाँ पर। उसके बाद ये गिजार्ड होता है जहाँ पर वो खाने को चर्न करते हैं। उसके बाद ये लिवर जैसा होता है। उसके बाद पूरा खाना आपका आया। खाना आने के बाद ये आया मेल्पीजियन टिब्यूल में, ये वाला एरिया दिखे। मेल्पीजियन टिब्यूल क्या करता है आपको पता है? मेल्पीजियन टिब्यूल का काम क्या है? मेल्पीजियन टिब्यूल क्या करेगा कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होगा वो किसको दे देगा? बॉडी को देता जाएगा। मेल्पीजियन टिब्यूल में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी खाने में वो सब किसको दे देगा? बॉडी को दे देगा। जैसे पानी दे देगा, न्यूट्रिएंट्स दे देगा। पर जो कुछ भी वेस्ट है मेल्पीजियन टिब्यूल एब्जॉर्ब करके उसे वापस से उसकी एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड पाइप में डाल देगा और फिर वो रेक्टम से बाहर आ जाएंगे। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेल्पीजियन टिब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इनके फूड पाइप में पाए जाते हैं। किसके? इंसेक्ट के। तो जब भी इंसेक्ट खाना खाता है तो उसमें अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो उसे क्या करेंगे?
एब्जॉर्ब करते रहेंगे, बाहर से भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर मान लीजिए फूड पाइप है, बाहर से कोई वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है तो उससे इधर इधर से खींचकर अपने अंदर भर लेंगे, किसके अंदर, फूड पाइप के अंदर। और फूड में जो अच्छी चीज़ें वो एब्जॉर्ब करके कहाँ दे देंगे, बाहर की ओर, और वेस्ट को पकड़े रहेंगे। समझे मेरी बात को? ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है, इसके अंदर। उनके अंदर फूड पाइप है, उनके पास मेलपीजियन ट्यूब्यूल है, बॉडी में इधर इधर कुछ वेस्ट है, आ जाओ अंदर, बाहर निकलना है। उसके बाद खाने में जो वेस्ट है बाहर, उधर बॉडी के अंदर नहीं जाना, पकड़े रहेंगे और फिर उसे रेक्टम और एनस में भेज देंगे और एनस से बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली मेलपीजियन ट्यूब्यूल होता क्या है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनटू द फूड पाइप ऑफ द कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट। इट विल ट्रैप द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी वॉल, कलेक्ट करेगा ऐसा और भरता जाएगा आपके एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप में। और जो कुछ भी वेस्ट खाने में जो ऊपर से आ रहा है उसे भी बॉडी में जाने नहीं देगा। तो ये कुल मिला के ये जो एरिया है ना, ये कलेक्ट करने का ही काम करता है वेस्ट, और फिर उसे रेक्टम में भेज देता है और रेक्टम उसे बाहर कर देता है। रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन, या जो आपका डाइजेस्टिव पार्ट होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका आखिरी पार्ट इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड देन एनस। तो एनस से बाहर हो जाएगा। मेरी बात समझे? मेलपीजियन ट्यूब्यूल कलेक्ट की, भर ली, एनस से बाहर कर दी। ठीक मैडम, आसपास का भी बॉडी वॉल में बीच में इधर से भी कुछ वेस्ट आ रहा है तो इसको भी पकड़ ले, इधर से कुछ वेस्ट आ रहा है इसको पकड़ लो, और ऊपर से कुछ वेस्ट आ रहा है तो जाने मत दो, नहीं तो बॉडी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल होता है वो क्या करता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है बॉडी से, आ जाओ अंदर, बाहर निकलवा देंगे। ठीक है, कम पानी है तो बॉडी को दे भी देती है, कोई टेंशन नहीं है। सो इट विल मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द बॉडी। ठीक है, सो दिस इज द वेस्ट जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन व्हाट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस और द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एनिमल ग्रुप बता रही हूँ और उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ये ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा, आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट, कॉकरोच में क्या पढ़ा, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। कैसी थी, ऐसी थी ना, ये ऐसी। ठीक, ओके। इनके पास एक ग्रीन ग्लैंड्स भी होती है, एंटीरियरी ग्लैंड कहते हैं इनको, ये भी सेम काम करती है, पकड़ो और बाहर करो। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जिसके अंदर स्टारफिश आते हैं, इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते, ये स्किन से ही सब बाहर करते हैं। ओके, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा मतलब इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा। इनके पास होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, मतलब मुंह के पास एक ग्लैंड होती है जहां से ये वेस्ट बाहर करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉर्डेट। कॉर्डेट के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और जो आपका लास्ट वाला होता है वर्टिब्रेट। ठीक, यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट का मतलब ये है कि इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बस रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, इसलिए इसको अपन लोग कॉर्डेट में रखते हैं। कॉर्डेट के अंदर आता कौन है बच्चों, कॉर्डेट के अंदर वो आते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। अब मैडम आप तो बोल रही यूरोकॉर्डेट के पास हड्डी नहीं होती, बेटा हड्डी जैसा कुछ होता है जो कि मैं बाद बताऊंगी, पर बाद में वो भी गायब हो जाता है, पर कुछ तो था पीछे रीढ़ की हड्डी की साइड पे, इसलिए इसको कॉर्डेट में रखते हैं। इनके पास न्यूरल ग्लैंड होती है, सर पर वेस्ट बाहर करने के लिए कुछ ग्लैंड होती है जो वेस्ट को कलेक्ट करके इनके पास साइनस होता है उससे बाहर करती हैं। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट, अच्छा इसका हर्ड में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है न्यूरल ग्लैंड्स। ओके, जो सिफेलोकॉर्डेट होते हैं इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं जिनको आप सोलेनोसाइट्स भी कह सकते हैं, फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स। ओके, वर्टिब्रेट, एम्फीबियन और मैमल्स। ठीक है, इनके पास किडनी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लिवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और इंटेस्टाइन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो सबसे पहले मैं एक बार क्विक रिविजन देती हूँ, अपन लोगों ने पढ़ा क्या। हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड स्किन, हम लोगों ने पढ़ा पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा में क्या पढ़ा बताइए, स्किन। उसके बाद प्लेटेहेल्मिन्थ्स में हमने क्या पढ़ा, फ्लेम सेल्स। उसके बाद हम लोगों ने एनलिडा में क्या पढ़ा, नेफ्रीडिया। फिर हमने ऑर्थ्रोपोडा में क्या पढ़ा, ग्रीन ग्लैंड्स एंड आपका दिस मेलपीजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद हम लोगों ने इकाइनोडर्मेटा में क्या पढ़ा, स्किन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हेमिकॉर्डेटा में क्या पढ़ा, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा में क्या पढ़ा, न्यूरल ग्लैंड्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने सिफेलोकॉर्डेटा में क्या पढ़ा, फ्लेम सेल्स, और हम लोगों में तो बहुत सारे होते हैं। सो दिस इज मतलब कि एम्फीबिया जिसके अंदर मेंढक आता है, रेप्टिलिया जिसके अंदर मगर जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो आते हैं, फिर बर्ड्स के अंदर पक्षी आते हैं और मैमल्स के अंदर हम लोग आते हैं। इन सब में लीवर, स्किन, किडनी ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसको आपको रटना है, इसको आपको एज इट इज रटना है। मुझे पता है आपको इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी
और न्यूरल ग्लैंड्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ नाम बताया है। when we are going to start this classification, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है, विच इज़ द किडनी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।